ये फॉयल हैं, ड्रामेटिक फॉयल हैं एक दूसरे की। आगे, हु इज क्रिस्टन्स काउंटर पार्ट इन द अरेस्टिया। अरेस्टिया, द अरेस्टिया के अंदर कौन है काउंटर पार्ट? किसका? क्रिस्टन का काउंटर पार्ट कौन है? अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, एक प्ले है एस्किलस का, एक प्ले है। एस्किलस ने एक प्ले लिखा है एगमेम्नॉन। एगमेम्नॉन, अगर आपने ट्राई मूवी देखी हो तो उसके अंदर जो लड़ने के लिए जाता है हेक्टर के साथ, लड़ने के लिए यानी स्पार्टा से ट्राई लड़ने के लिए जाता है, उसका नाम होता है एगमेम्नॉन, और मेनलियस उसका भाई होता है। मेनलियस उसका भाई होता है और मेनलियस की वाइफ होती है हेलन। और वो जो शहजादा होता है ट्राई का, पेरिस, वो उसके साथ यानी सेटलमेंट बना लेती है और उसके साथ भाग जाती है। अब मेनलियस जो है अपने भाई एगमेम्नॉन को बुलाता है कि हम जाके ट्राय से बदला लेंगे। वो कहता है जी मुझे तेरी वाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं वहाँ से स्लेव इकट्ठे करूँगा, ज़मीन इकट्ठी करूँगा, उन पर कब्जा करूँगा, उनको स्लेव बना लूँगा। अब एगमेम्नॉन लालची होता है। एगमेम्नॉन का ये मकसद था ट्राय जाने का कि ही विल कैप्चर देयर लैंड एंड मेक देम स्लेव एंड दे विल फाइट फॉर मी, और मैं उनको अपना गुलाम बनाऊं, मैनिपुलेट करूं और उनको कंट्रोल करूं। ये मेनलियस के साथ वो इसलिए जाता है, ठीक है, उसका भाई होता है वैसे एगमेम्नॉन। ये दोनों डिफरेंट जगह पे हुकूमत कर रहे थे। एगमेम्नॉन जो प्ले है उसमें, उस प्ले के अंदर एस्किलस बताता है, ये जो मैंने पहले आपसे डिस्कस किया, ये इलियड, ये जो ट्रॉय मूवी का मैंने डिस्कस किया, ये इलियड होमर ने लिखी है। इलियड होमर के बाद एक और राइटर है एस्किलस। एस्किलस ने बड़ा अच्छा लिखा है। एस्किलस अपने प्ले के अंदर लिखता है कि एगमेम्नॉन जो है 10 साल की जंग पे गया हुआ है। आपने किसी ने आप में से पढ़ा है ये मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा? मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा किसने पढ़ा है? अमेरिकन लिटरेचर। पढ़ा था लेकिन जहन में नहीं है। इसमें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा जहन में आ रहा है इसके। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है और एडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एडिपस, इसी से कॉम्प्लेक्स ये है कि जो बेटा है वो मतलब अपनी माँ से ज्यादा अटैच होता है, या वो मतलब अट्रैक्ट होता है। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ये कि बेटी जो है वो अपने फादर से हाँ ठीक है, ज्यादा मतलब वो ठीक है, अट्रैक्शन फील करती है फादर। ठीक, आई गॉट द पॉइंट। अच्छा, इलेक्ट्रा का इसमें 2 कॉम्प्लेक्स उसने डिस्कस किए हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स उसने उन लोगों ने लिए तो डेफिनेटली वो जो ग्रीक मिथोलॉजी है या ग्रीक जो राइटिंग है उसको ही उसने रीइंटरप्रेट किया है। किसने? यूजीन ओनील ने। अब इसी तरह का प्ले जो इससे मिलता जुलता है वो एगमेम्नॉन लिखा गया, पहले एस्किलस ने लिखा। उसमें जो क्लैटेमनेस्ट्रा है वो रोल करती है क्रिस्टीन का। क्रिस्टीन जो है वो किसकी? वो एज़रा मेनॉन की वाइफ है। और एज़रा मेनॉन भी 10 साल की जंग पर गया हुआ है। जब वो वापस आता है तो अपने रिलेशन किसके साथ बना लेती है? वो अपने रिलेशन सेटअप कर लेती है जो कि उसका भतीजा होता है एडम ब्रंट के साथ, और उसके साथ उसने रिलेशन बना लिया। और इसी तरह इसका कज़न होता है एगमेम्नॉन का, और ये भी 10 साल की जंग पे गया हुआ है। और जब ये वापस आया ट्राय को जीत कर अपने साथ, यानी वहाँ से स्लेव्स लेकर आया है, ठीक है, बहुत सारा खजाना लूट के लाया है। अब ये वापस आ रहा होता है तो ये जो क्लैटेमनेस्ट्रा है, क्लैटेमनेस्ट्रा इसके अंदर कैरेक्टर है एगमेम्नॉन के अंदर, इस प्ले के अंदर। क्लैटेमनेस्ट्रा ने अपनी सेटिंग कर ली है एक अजिस्थियस नामी एक उसका कज़न है उसके साथ। तो ये बिल्कुल ऐसी स्टोरी लगती है कि ये काउंटर पार्ट है उसकी, यानी ऐसे लगता है कि जैसे इसका और उसका, यानी उधर एगमेम्नॉन है तो इधर क्या है? इधर एज़रा मेनॉन है। तो इस तरह के करैक्टर हैं। अब यहाँ से बताएं जो क्रिस्टन का से मिलता जुलता करैक्टर है एगमेम्नॉन में कौन सा है? विच ऑफ द पेयर्स आर, ये तो हमने कर लिया। कहता है कि हु इज़ द क्रिस्टन काउंटर पार्ट इन द अरेस्टिया। अरेस्टिया प्ले के अंदर कौन सा काउंटर पार्ट? एफिजिनाया, नर्मिसिस और इलेक्ट्रा और क्लैटेमनेस्ट्रा। तो कौन सा है? ये वाला। उधर क्रिस्टियन है तो यहाँ पे कौन है? क्लैटेमनेस्ट्रा। क्लैटेमनेस्ट्रा जो है ये उसकी प्रोटैगनिस्ट, उसकी हीरोइन थी उसकी। तो इसमें ये क्रिस्टियन होती है। होप यू गॉट द पॉइंट। आगे देखें, 45 हो गया। व्हाट काइंड ऑफ द गवर्नमेंट डज सैलम्स गिव इन मिलर्स क्रूसिबल। अब मिलर के क्रूसिबल प्ले के अंदर जो गवर्नमेंट दिखाई गई है वो कौन सी है?
अब यहाँ पे ये चारों ही गलत हैं। आपको पता है कि इस तरह के जितने भी पेपर बनते हैं उसमें बहुत सारी गलतियाँ, 15-15, 10-10, 20-20 बार गलतियाँ निकलती हैं। ये जितनी ऑप्शन दी गई हैं ये सारी गलत हैं। अच्छा, पहले वो कहता है डेमोक्रेसी, ये भी नहीं थी वहाँ पे। ये क्लैटेमनेस्ट्रा लिखा है, ये तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ये तो नाम ही गलत लिखा है। मोनार्ची, ये भी नहीं। क्लेप्टोक्रेसी, ये असल में वेलकम बैक। इसमें वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द गवर्नमेंट डज सैलम हैव मिलर। मिलर ने एक प्ले लिखा है, तो द क्रूसिबल। क्रूसिबल का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? सीवियर ट्रायल, हार्श और सीवियर ट्रायल जो होता है। अब आपको वैसे तो इसका मतलब होता है प्योरीफाई करना, किसी को भट्टी में किसी मेटल को पिघलाना और उसको प्योरीफाई करना। तो इसी तरह ये इंसान जब इम्तहानों से गुजरता है, ट्रायल से गुजरता है, ट्रायल और टेस्ट से गुजरता है, उसको क्रूसिबल कहते हैं। तो उसमें जॉन प्रॉक्टर उसका कैरेक्टर है मेन, और एबीगेल लड़की होती है जिसके साथ उसका इलेजिटिमेट रिलेशन होता है। अल्टीमेटली वो उसके ऊपर विच क्राफ्ट का इल्ज़ाम लगा देती है। वो अपनी वाइफ और बच्चों के लिए पहले तो वो सब्र कर रहा था, फिर वो वहाँ पे जाके खुद उसको बताता है कि ये तो खुद प्योरिटन, चूँकि वो वहाँ पे एहतसाब कर रहे होते हैं साहब, तो जो प्योरिटन जो होते हैं वो बड़े प्योरिटी को लाई करते हैं, चस्ट्री को लाई करते हैं। तो ये कहता है कि मैं जाके बताऊँगा कि ये बीगल जो इल्ज़ाम लगा रही है लोगों को, विचक्राफ्ट कर रही है, ये तो खुद इम्प्योर वोमेन है, ये तो अडल्ट्रस रिलेशन थे इसके मेरे साथ, इलेजिटिमेट रिलेशन। ये जाके वहाँ पे बताता है कि ये एक होर है, ये एक प्रोस्टिट्यूट है। तो वो उसको कह देती है इसके अंदर भी विच क्राफ्ट आया हुआ है, इसके अंदर भी विच आई हुई है, मुझे इसके अंदर विच नज़र आ रही है। वो उसका ट्रायल शुरू कर देती है। चूँकि वो एक डिफरेंट आइडिया रखता है, वो गॉड को भी नहीं मानता, एग्नोस्टिक होता है, तो वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा के साबित कर देते हैं। और ये सारा सिस्टम क्या चल रहा है, ये उसका वो वहाँ पे निज़ाम चला रहे थे, थियोक्रेसी का निज़ाम। क्या थियो का मतलब क्या होता है? ये एक लैटिन वर्ड है, थियो का मतलब होता है गॉड। थियो का मतलब क्या होता है? गॉड। रेसी, थियोक्रेसी, क्रेसी क्या होता है? क्रेसी गवर्नमेंट, यानी ऐसी गवर्नमेंट जो कि गॉड की गवर्नमेंट। तो वो ऐसा निज़ाम वहाँ पे चला रहे थे। यहाँ पे देखें ये कौन सा है, आप में से कोई पढ़े, अगर कोई पढ़ सकता है, इसकी आई साइट ठीक है? और मेरे को नजर ही नहीं आ रहा सही तरह।
which of the following do Oedipus and his father Laius have in the common? लियस और कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, इडिपस और उसका फादर जो इडिपस और उसके फादर में क्या चीज़ कॉमन थी, बताएं। इडिपस और उसके फादर में एक चीज़ कॉमन थी। अब इडिपस जो है ये बच्चा पैदा हुआ है लियस और जुकेस्टा के घर, ठीक है। जब ये पैदा हुआ तो पादरियों ने, उस वक्त के प्रीस्ट ने, फॉर्चून टेलर ने बताया कि ये बच्चा जो इडिपस पैदा हुआ है ये अपनी मदर को कत्ल करेगा, अपनी फादर को कत्ल करेगा, मदर से शादी कर लेगा, तो इसे हटा दिया जाए रास्ते से। इससे गुस्सा आता है लियस को कि ये तो बड़ा ख़तरनाक बच्चा है। वो उसके दोनों अंगूठे बांधता है, उसे कहता है कि इसे जाके कैथरियन हिल के ऊपर छोड़ आओ। फेट के साथ लड़ने की कोशिश करता है, यानी खुद तो नहीं करता, उसे चाहिए था ना उसे ठिकाने लगाना, वो फेट की मानता, वो प्रीस्ट की मान लेता, लेकिन वो कहता है कि जाओ इसे कैथरियन हिल पे छोड़ा। अब यहाँ से एक मैसेंजर लेता है इस बच्चे को और वो कहाँ छोड़ाता है, कैथरियन हिल के। कैथरियन हिल के ऊपर एक मैसेंजर जो है उसे पकड़ के ले जाता है, वो दूसरे किसी और कंट्री का बादशाह होता है, पॉलीबस को दे देता है, उसकी औलाद नहीं होती, वो उसे पालता है। और जब जवान होता है तो एक दिन उसे एक बंदा शराब पी के कहता है कि तुम तो पॉलीबस के बेटे ही नहीं। और एक उसको कहीं से पता चलता है कि तुम तो अपने फादर को कत्ल करोगे, मदर से शादी करोगे, ये भी वहाँ कोई उसे बता देता है। ये यहाँ से चलता है तो एक डेल्फिक ओरेकल का मंदिर होता है, ये वहाँ से वहाँ आ जाता है, यानी इस तरह की प्लेस होती है वो। इसको 3 रास्ते होते हैं, 1 2 3, यानी एक रास्ता ये थीब वाला यहाँ से, और एक ये कोरिंथ वाला। ये कोरिंथ से चलता है, यहाँ आता है, यहाँ से सीधा डेल्फिक ओरिक आता है। डेल्फिक ओरिक से पूछता है कि क्या मैं अपने फादर को कत्ल करूँगा, मदर से शादी करूँगा। वो कहता तुम तो कर्स हो, यानी वहाँ से भी आवाज़ आई, ये पीछे आके यहाँ खड़ा हो गया। यहाँ से इसका बाप, जो असल बाप है जिसने इसे पैदा किया था, वो फिर इधर से आ रहा है बग्गी के ऊपर, और वो यहाँ कहता है यहाँ क्या कर रहे हो खड़े। वो इसके ना हंटर मारता है, तो ये उसके साथ लड़ता है, उसके जो गार्ड होते हैं उसे भी कत्ल कर देता है, और साथ जो बादशाह होता है उसे कत्ल कर देता है, अपने फादर को यानी कत्ल कर देता है। अब यहाँ ये सोचता कहता है इधर जाऊँगा तो कहीं माँ से शादी ना कर लूँ। ये पॉलीबस की जो मिरोप जो उसकी वाइफ थी, ये उससे डर रहा था कि मेरे हाथ से कहीं बुरा ना हो जाए कुछ, क्योंकि मुझे तो फॉर्चून टेलर बता चुके हैं। ये असल में इधर नहीं जाता, ये थीब चला जाता है, यहाँ खड़ा होता है ना 3 क्रॉस, जहाँ पे रोड क्रॉस, ये सीधा इधर आए। जब ये इधर आता है तो यहाँ पे एक विच खड़ी होती है, यहाँ पे एक बला होती है जिसका जो फेस जो है वो ह्यूमन बीइंग जैसा है, और जो उसका बॉडी है वो लाइन जैसा है, ठीक है। वो उससे कोई क्वेश्चन करती है, और वो पूछती है कि वो कौन सी चीज़ है जो पहले 3 टांगों पे चलती है, फिर वो 2 पे हो जाती है, पहले वो 4 पे चलती है, फिर वो 2 पे हो जाती है, फिर 3 पे हो जाती है। बताओ, मुझे जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊँगी। अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं यहाँ से कूद के जान दे दूँगी। अब ये उसे बता देता है कि ये ह्यूमन बीइंग है, पहले वो 4 टांगों पे चलता है, फिर वो 2 पे आ जाता है, फिर एक छड़ी पकड़ लेता है। अब जैसे ही ये बताती है वो गिर के अपनी जान दे देती है, और ये थीप के अंदर दाखिल हो जाता है। और वहाँ का बादशाह तो मर चुका है। वहाँ पे कोई रूल था कि बादशाह, जब बादशाह की डेथ होती है तो जिसको बादशाह बनाया जाता है उसकी जो वाइफ है वो उसके हिस्से में आ जाती है खुद ब खुद। अब ये वहाँ पे लोग जब जाते हैं, ये जब आंसर देता है तो वो उसे कहते हैं कि इसने हमारी जान छुड़वा दी हुई, तो वो इसे बादशाह सेलेक्ट कर लेते हैं। अब फिर माँ से इसने शादी कर ली, तो अब ये भी अपनी किस्मत, ये हुब्रस इसके अंदर बहुत होता है, गुरूर बहुत होता है, तकब्बर बहुत होता है। अब इन दोनों में ये चीज़ कॉमन होती है कि ये दोनों किस्मत से लड़ते हैं। कौन? इडिपस और इसका बाल, ये दोनों में कॉमन था कि बोथ फाइट विद द और ट्राई टू ओवर पावर द फेट। ये इसका आंसर है। इसका आंसर बनेगा बोथ करेक्टली द रिडल ऑफ द स्फिंक्स। नो, ये भी रॉन्ग है। दे बोथ डिसोबे द कमांड ऑफ द गॉड, ये भी रॉन्ग है। दे बोथ स्लेप्ट विद एंटिगोन, रॉन्ग है। दे बोथ ट्राई टू ओवरराइड द फेट, चौथा ठीक है, ये वाला ठीक है। दे बोथ ट्राई टू ओवरराइड द फेट। आगे जी 31, ये पढ़ें ज़रा, कोई पढ़ता है तो। असल में आज पता नहीं कि ये मोबाइल पे नहीं सही है क्या।
हाउ डज गलेवर अर्न द टाइटल ऑफ द नार्डिक इन लिलीपुट? लिलीपुट के अंदर कौन सा वो करेक्टर, आप देखें ये गलत है। अब ये उसके अंदर इसके जवाब ही नहीं है जो लिखे हुए हैं, ये देख लें, ये टोटली गलत है। इसका मतलब इस तरह गलतियाँ आती हैं इसके अंदर, हमने इनसे बचना है। इसका आंसर जो है वो एग्जैक्ट आंसर ये है कि जब वो वहाँ पे ना जब ये लिलीपुट जाता है तो लिलीपुट में इनकी एक बेल्फेस्को कबीला होता है। बेल्फेस लिलीपुट के साथ ये कबीला होता है, लिलीपुट के साथ एक कबीला होता है बेल्फेस्को, ठीक है। इनके साथ इन दोनों की लड़ाई होती है। ये इधर से अपने आप की फ्लीट लेकर आ रहे होते हैं, बहुत बड़ा, छोटे छोटे ही हैं उनके फ्लीट्स, छोटे छोटे 5-5 इंच के तो वो हैं। तो ये उनका फ्लीट जो होता है पूरा खींच के ले आता है लिलीपुट की तरफ। तो वो इसे नाम देते हैं, एक रिवार्ड, एक नाम देते हैं, इसका रखते हैं नार्डिक इन लिलीपुट, नार्डिक। तो ये इसको क्या कहते हैं कि उसे नाम देता, किंग देता है। अब इसमें से कोई भी इसका ठीक नहीं, बल्कि ये वो जो आंसर ही नहीं है जो दिए हुए हैं। आगे जी, फॉर मोस्ट ऑफ द नावल हुम डज पिप सस्पेक्ट ऑफ बीइंग हिज सीक्रेट बेनिफैक्टर इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ग्रेट एक्सपेक्टेशन अगर आपने पढ़ा हो तो किसको वो अपना वो समझता है? मिस हैविशम्स। जो मिस हेविशम होती है, मिस हेविशम्स होती है, वो उसको समझता है, हेविशम्स को समझता है। जबकि वो एग्जैक्ट जो होती है मैगविच होती है, जो उसका ज़्यादा काम कर रही होती है उसके लिए, तो ये इसको अपना बेनिफिट समझता है। ये इसका आंसर ये है। उसके बाद 53 है, वाई अकॉर्डिंग टू द पोलोनियस हैज़ हैमलेट गॉन मैड। अब हैमलेट क्यों पागल हुआ? आपने हैमलेट की अगर स्टोरी सुनी हो, हैमलेट की स्टोरी ऐसे है कि हैमलेट एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलर है और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, और होता यूँ है कि वो डेनमार्क का वैसे शहज़ादा है और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। उसके वालिद जो है वो हुकूमत करता है, डेनमार्क का किंग है, और उसकी मदर ने उसके चचा के साथ रिलेशन बना के, हैमलेट के अंकल के साथ रिलेशन बना के उसके फादर को कत्ल कर दिया, ग्रेट हैमलेट को। अब हैमलेट जो है यूनिवर्सिटी से वापस आता है तो चंद ही दिनों के बाद जब उसकी डेथ होती है तो वो अपने अंकल से शादी कर लेती है। उसे गुस्सा आता है कि जानवर के साथ भी एक जानवर बांधा हो तो वो मातम करता है, रोता है, ये इतनी किस तरह की औरत है। वो अपनी मदद से डिफरेंट क्वेश्चन करता है और वो पागलों की तरह फिरता है। वहाँ एक ना करैक्टर है, वो है बड़ा रेडिकुलस सा करैक्टर, और शेक्सपियर इस तरह के फुल करैक्टर बनाता है। पोलोनियस एक करैक्टर है जो कि वजीर है क्लोडियस का, उसके अंकल का, और वो कहता है हैमलेट माय लॉर्ड, ये जो हैमलेट है ना मेरी बेटी के पीछे मैड हो गया है, इसे कुछ दिखाई नहीं देता एल्फीलिया के खिलाफ, अफीलिया के सिवा ये हर जगह अफीलिया करता रहता है, और ये देखें कैसे इसने अपनी हालत बना ली। अब ये इसमें से आंसर आया कि वो कौन सा क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो मैड हुआ है। पोलोनियस क्या जवाब देता है? तो पोलोनियस क्या कहता है कि ये मेरी बेटी के पीछे मैड हो गया है। तो अब यहाँ पे आप इसका आंसर लिखेंगे, व्हाट अकॉर्डिंग टू पोलोनियस। पोलोनियस की कहता है ही क्या कहता है? ही ग्रीव्स मच फॉर हिज फादर। नहीं, ये भी रॉन्ग है। और इसमें से ये भी रॉन्ग है कि गेटरूड के पीछे भी पागल नहीं है। किसके पीछे? अफीलिया के पीछे। ये वो कहता है कि ही इज़ इन लव विद अफीलिया, कि वो मेरी बेटी अफीलिया से प्यार बहुत करने लग गया, इसलिए पागल हो गया, मैड हो गया। आगे जी, नेगेटिव कैपेबिलिटी। विच ऑफ दीज इज नॉट लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस। हाँ जी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो लिंग्विस्टिक कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में नहीं आती? इन चारों में से जिसने लिंग्विस्टिक पढ़ा हुआ है ज़रा इसके ऊपर देखिए। विच ऑफ दीज इज़ नॉट एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। इनमें से कौन सी ऐसी है ऑप्शन जो लिंग्विस्टिक में नहीं आती, यानी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में नहीं आती? देखें, फोनोलॉजिकल, ये भी इसके अंदर ही होता है। डिस्कोर्स, ये भी लिंग्विस्टिक के अंदर होता है। लेक्सिकल, ये है इंटरेक्शनल। ये सी जो है ये इसका एग्जैक्ट है, ये लिंग्विस्टिक कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में नहीं आती। आगे, नेगेटिव कैपेबिलिटी टू द कीट्स। कीट्स के नज़दीक नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है? वो कहता है कि अगर आप रैशनल, नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब है कि
देखें उसने एक अर्न को देखा तो अर्न की दुनिया में चला गया, लोग वहाँ पे बने हुए हैं, इमेजेस बनी हुई हैं। एक जो लवर है वो अपनी लवर को दे के बिगल बजा रहा है और वो उसको यानी ट्रम्पट बजा रहा है, कहता है तुम बजाते जाओ तुम्हारा प्यार कभी कम नहीं होगा। यानी नेगेटिव कैपेबिलिटी ये है कि किसी चीज़ का हिस्सा बन जाना, उसको इस तरह डिफाइन करना कि रैशनल लॉजिक रीज़न सबको पीछे कर देना और उसका हिस्सा बन जाना और उस दुनिया में चले जाना, सिंपथाइज कर लेना उसके साथ, इम्पथी उसके साथ शो करके, और उसी के जैसे नाइटिंगेल तो उसी की दुनिया में जाके उसको ऐसे लगता है कि हमें वहाँ ही ले जाता है जंगल में। तो ये है नेगेटिव कैपेबिलिटी उसके अंदर। समझ आई इसकी? द एबिलिटी टू सिंपथाइज विद अदर, इम्पथाइज, ये है असल इसका आंसर। इतना अपनी लॉजिक, अपनी रीज़न, इमोशन, पैशन, फीलिंग को आगे करना और बाकी सब चीज़ों को पीछे करके उस चीज़ के साथ इम्पथाइज करना, उसका हिस्सा बन जाना और ऐसे डिफाइन करना। तो कहता है ना कि आई विल नॉट कम ऑन द बैकस चैरियट, अदर आई विल फ्लाई विद द फ्लाइट ऑफ माई पोइजी, विद द पावर ऑफ पोइजी। मैं पावर ऑफ पोइजी के साथ कहता है कि आऊँगा, फ्लाइट करूँगा, मैं बैकस के यानी ड्रंकर्ड बन के नहीं करूँगा। आगे देखें, who believed that the poetry is spontaneous, overflow, powerful feeling? बताएं। वर्ड्सवर्थ, वेरी गुड। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? कहता है कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस पावर ऑफ फीलिंग दैट हैज इट्स ओरिजिन इन ट्रैंक्विलिटी, दैट हैज इट्स ओरिजिन इन ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी, व्हाट इज ट्रैंक्विलिटी? ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है? ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है कामनेस, स्मूथनेस, कूलनेस। जब बंदा बिल्कुल रेस्ट में हो, पीस में हो, काम हो, कूल हो, उस कंडीशन को कहते हैं कि ट्रैंक्विलिटी। आगे कहता है हु बिलीव दैट पोएट्री इज, ये हो गया। कहता है विच इज़ द फेमस एलिजी रिटन बाय शैले। शैले ने कौन सी फेमस एलिजी लिखी थी? बताएं जी। शैले दोस्त था कीट का। कीट की डेथ हो गई थी 25 ईयर में, ठीक है। कीट्स की डेथ हुई है 1821 में। तो 1821 में ये एक एलिजी लिखता है अपने दोस्त के लिए, एडोनिस। क्या लिखता है? एडोनिस। उसने एलिजी लिखी थी। एलिजी का मतलब होता है ऐसा सॉन्ग, ऐसी पोइट्री जो मातम के लिए लिखी जाती है, जो किसी डिजीज डेथ, पर्सन की डेथ के ऊपर लिखी जाती है, उसे क्या कहते हैं? एलिजी। ये जॉन कीट की एलिजी यानी 1821 में लिखी गई थी, लिखी थी शैली ने। शैले जो था, शैले दोस्त था कीट का। अ पोएम मॉर्निंग समवंस डेथ इज कॉल्ड, अभी इसका मैंने जवाब दिया, एलिजी, ठीक है। द पिकविक पेपर इज अ नावल बाय, पिकविक पेपर किसने लिखा था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, चार्ल्स डिकन। अच्छा जी, व्हाट पीरियड इज इन इंग्लिश लिटरेचर इज नोन एज द अगस्टन पीरियड? जल्दी से बताएं, अगस्टन पीरियड कौन सा पीरियड कहलाता है? 17th सेंचुरी, अर्ली 17th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी? बताएं जल्दी से। 18th सेंचुरी में, गौर से सुन लें आप, 18th सेंचुरी में क्या किया था? जैसे अलेक्जेंडर पोप था, इनके नाम ज़रा नोट कर लें, ये 18th सेंचुरी के पोएट हैं। अलेक्जेंडर पोप, जॉनसन, ड्राइडन, ठीक है। ये जॉनसन, ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप, ये पहली तो बात ये है, इंसानों के ऊपर लिखते थे। ऐसे ऑन मैन, ठीक है। इंसानों को इन्होंने सेंटर बनाया था। ये क्रिटिसाइज किसको करते थे? इंसानों। ब्लिंडा कौन थी? इंसान थी या जानवर थी? इंसान थी ना। तो ये लोगों को करते थे। अब 18th सेंचुरी जो है, इसके अंदर क्या? अलेक्जेंडर पोप, जॉनसन, ड्राइडन, ये सारे 18th सेंचुरी के पोएट हैं। इन्होंने क्या किया था? मोस्टली इन्होंने ट्रांसलेट किया था अगस्टन एज में जो वर्क हुआ था, उसको क्या किया था इन्होंने? अगस्टन एज एक पुरानी एज थी, लैटिन ग्रीक्स की ये एज है, और इस एज में अगस्टस जो कोई किंग था, इसने बहुत काम किया था लिटरेचर। तो इन्होंने उसको रिवाइव करने की कोशिश की, उसके वर्क को। बात समझ रहे हो? इसको कहते हैं ना न्यू क्लासिकल एज।
तो ये जो एज थी अगस्टन एज, इसमें इस एज को क्लासिकल राइटर को दोबारा से उन्होंने रिवाइव किया, री इंटरप्रेट किया, री ट्रांसलेट किया, और उसमें दो मशहूर नाम थे। एक इन्होंने इलियड और ओडिसी जो है वो उसके वर्क को, यानी होमर के वर्क को इन्होंने ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी। थॉमस और ब्रूम जो है, फैंटम और ब्रूम, ये फैंटम और ब्रूम जो हैं ये फ्रेंड थे अलेक्जेंडर पोप के, ठीक है। इन दोनों ने साथ मिल के ट्रांसलेट करने की कोशिश की, ट्रांसलेट किया वर्क को अलेक्जेंडर पोप के साथ। तो ये 18वीं सेंचुरी ऑगस्टन एज कहलाती है। ये हम कहेंगे ये वाली। हाँ जी, कोई समझ आ रही है? कहाँ चले जाते हो आप लोग? कहाँ, जी सर। कौन सी जगह पे थे हम? ये वाली, ठीक है। आगे देखें, ये मैंने आपको ना पहले भी सेंड किया हुआ है, अगर आप के पास नहीं है तो आपको ये मैंने आई थिंक पहले भी सेंड किया हुआ है। देखें आपके ग्रुप में होगा ये, तो क्या आपने जी है सर, आपके ग्रुप में होगा, उससे भी ओपन कर लें। आगे क्या कहता है? द फिगर ऑफ द मोस्ट प्रोनाउंस अफेक्ट ऑन द कीट। कीट के ऊपर सबसे ज़्यादा अफेक्ट किसका था? ये सारे रॉन्ग हैं। यहाँ पे शैले लिखा है, वर्ड्सवर्थ लिखा है, शेक्सपियर लिखा है, डांटे। अब ये चार जो पोएट हैं, आपको पता है कि जॉन मिल्टन, इन्होंने शेक्सपियर लिखा हुआ है, ये गलत है। शेक्सपियर इन्होंने लिखा है, अच्छा जॉन मिल्टन की को उसने कॉपी करने की कोशिश की। आपको पता है कि उसने लिखी हैप्रियन लिखी पैराडाइज लॉस्ट के की तरह, लेकिन नहीं लिख सका। ये एक आंसर नहीं है इसका। ये 4-5 बंदे हैं जिनसे वो, एडमंड स्पेंसर से भी वो मुतासर था, जॉन मिल्टन से भी वो मुतासर था, ठीक है। और इसके अलावा राइटर हैं विर्जिल से वो मुतासर था, ठीक है। और विलियम हैजलिट से वो मुतासर था। अब ये 4 बंदे हैं जिनसे वो इम्प्रेस था। उसमें सबसे ज़्यादा जो था वो मेरे ख्याल में जो मैंने पढ़ा है वो एडमंड स्पेंसर में। आपकी बुक में बहुत सारी गलती हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, बुक्स के अंदर बहुत ज़्यादा गलती हैं। तो इसमें एडमंड स्पेंसर वैसे इसका आंसर है, यहाँ पे होना चाहिए था नन, तो लेकिन उन्होंने नहीं किया हुआ। ये मैंने सारे लिख दिए हैं नाम जिनसे वो मुतासर था। आगे देखें, यूनिवर्सिटी विट वर्क। यूनिवर्सिटी विट का क्या थे वो? प्ले राइट थे, नावलिस्ट थे, क्रिटिक्स थे, क्या थे? प्ले राइट। यूनिवर्सिटी जो थे 7 मेंबर थे, वो क्या थे? वो उसमें क्रिस्टोफर मार्लोव जो था वो सबसे ऊपर था, और वो क्या थे? प्ले राइट थे। प्ले राइट क्या? वो प्ले लिखते थे। आगे देखें जी, 63 है। ट्रेजिक फ्ला इज कॉल्ड, ट्रेजिक फ्ला को हमार्टिया कहते हैं, ठीक है। और हु बिलोंग्स टू द थिएटर ऑफ अब्सर्ड, ये नीचे लिखा हुआ है, हु बिलोंग्स टू द थिएटर ऑफ अब्सर्ड। थिएटर ऑफ अब्सर्ड से कौन ताल्लुक़ रखता था? थिएटर ऑफ अब्सर्ड से जो ताल्लुक़ रखता था उसका नाम था सैमुअल बेकेट, ठीक है। आगे देखें, ये साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ कोई मज़ा आएगा। कहता है जी, शी डिवेल्स विद द ब्यूटी एंड ब्यूटी दैट मस्ट डाई इज द लाइन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? और टू मेलनकली से। अपने माइक काइंडली ऑफ कर लें, जिसका माइक पीछे बैकग्राउंड में शोर आ रहा है वो ऑफ कर लें। आगे, द फर्स्ट 8 लाइन ऑफ द सोनेट। देखिएगा, द फर्स्ट 8 लाइन ऑफ द सोनेट इज कॉल्ड। सोनेट की, मैंने माइक को ऑफ किया, आपने फिर ऑन कर लिया। काइंडली माइक को ऑफ करें, अपने शोर आ रहा है।
द ओनली प्ले बाय द शेक्सपियर विच कन्फर्म्स, ये द 8 लाइन्स ऑफ द सोनेट इज कॉल्ड, सोनेट की 8 लाइन को क्या कहते हैं? ऑक्टेव कहते हैं, सिस्टेट कहते हैं, रिफ्रेन कहते हैं, नन ऑफ दीज बताएं, मैंने बड़ा बताया हुआ, वो क्या कहते हैं? ऑक्टेव, ऑक्टेव, वेरी गुड। द ओनली प्ले शेक्सपियर विच कन्फर्म टू द क्लासिकल यूनिटीज, 12th नाइट लिखा हुआ है, ठीक है जी। प्रॉपर स्टडी ऑफ द मैन ऑफ, प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज अ मैन हु सेड दीज वर्ड, मैंने अभी बताया कि कौन से राइटर थे जो इंसानों पे लिखते थे, इसमें से देखें पोप, स्विफ्ट, शेली, नन ऑफ दी, कौन क्या है? पोप। आगे द मेटाफिजिकल पोएट ऑफ क्रिटिकल ऐसे बाई, किसने लिखा? टी.एस. एलियट ने, ठीक है। आगे हु सेड दैट द पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, अर्नल्ड ने कहा था। आगे आ गया जी एंड्रिया डेल सार्टे, सार्टे इज द पोएम रिटन बाय, ब्राउनिंग ने लिखी थी। हु रिप्रेजेंट द प्रेजुडिस इन जेन ऑस्टन्स नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस, क्या जी? एलिजाबेथ होती है प्रेजुडिस में या डार्सी? एलिजाबेथ, क्योंकि वो प्रेजुडिस में होती है, वो प्राइड में होता है, तो हम इसका क्या लिखेंगे? मिस एलिजाबेथ लिखा हुआ। लिरिकल बैलेड वाज पब्लिश बाय, किसने पब्लिश किया? बोथ कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ ने। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसने लिखा? एक ना साइकोलॉजिस्ट था, एक साइकोलॉजिस्ट था, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के नाम से उसने एक बुक थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, उसके अंदर उसने पहली दफ़ा इसको डिस्कवर किया विलियम जेम ने। विलियम जेम, अगर पूछ लें कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का वर्ड किसने डिस्कवर किया, किसने उसको कॉइन किया, किसने उसको लिखा पहली दफ़ा, तो वो नाम है विलियम जेम, ये साइकोलॉजिस्ट था, ये साइकोलॉजी की टर्म है। आगे आ गया जी प्लेसिंग द फ्रेज और सेंटेंस ऑफ द सिमिलर कंस्ट्रक्शंस ऑफ द मीनिंग सच अदर कार्ड, यानी जो किसी चीज़ को बराबर लिखना, सेंटेंस को सिमिलर कंस्ट्रक्शन में, यानी उसका पूरा बैलेंस बनाना सेंटेंस का, ठीक है, वो किस में आता है? उसे कहते हैं पैरेललिज्म। उसमें दोनों चीज़ें, अगर फर्स्ट में आप मतलब सेंटेंस पास यूज़ कर रहे हैं तो आगे भी पास मिलाएं, तो इस तरह क्लाजेस को जब मिला के लिख रहे होते हैं एक बैलेंस के साथ, उसे कहते हैं पैरेललिज्म। फिगर ऑफ स्पीच विच कंटेन्स एग्जैजरेशंस फॉर द एम्फेसिस इज कॉल्ड द हाइपरबोली, इसको कहते हैं हाइपरबोली। राइम्ड डेकासिलेबल्स, नियरली ऑलवेज आयम्बिक पेंटामीटर्स राइम्स इन पेयर इज कॉल्ड, क्या इसको कहते हैं? हीरोइक कॉपलेट। मैंने बताया था हीरोइक कॉपलेट क्या होता है कि जब दो लाइनें, हीरो कॉपलेट कब बनता है? कॉपलेट का क्या मतलब होता है? 2 लाइन्स। और हीरोइक कॉपलेट कब बनेगा कि ये 2 लाइन दोनों राइम्ड भी हों। राइम कैसे बनता है? कि जिनकी साउंड एंड सेम आए, जैसे सेम, सेम, नेम, थेम, ठीक है, ये सेम, नेम, थेम, एक ही साउंड आए, वो राइम्ड होती है। तो अगर 2 लाइनें राइम्ड भी साथ आ रही हैं तो उसे कहते हैं हीरोइक कॉपलेट। तो बात याद रखें, ये ज़रूर आने हैं इस तरह के क्वेश्चन। आगे जी ऑल द फॉलोइंग्स कॉन्स्टिट्यूट द सिक्योरिटी रिस्क एंड पॉसिबल ये पता क्या लिखा है, वायलेशंस ऑफ द प्राइवेसी एक्सेप्ट, तो ये होते हैं स्पैम, यानी जो वो प्राइवेसी वगैरह होती है उसको जो थ्रेट होता है तो वो स्पैम से होता है, ये वायरस होते हैं। इन MS वर्ड 2007 विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंक्रीज द लेफ्ट डेंट, तो इसमें क्या होता है? इसमें कंट्रोल प्लस है जो होता है वो करता है। कोस्ट ऑफ द 15% डिस्काउंट इन 102, व्हाट इज द कोस्ट वाज बिफोर द डिस्काउंट? 120। अब यहाँ पे एक नीचे चीज़ दी गई है, कंप्लीट द लाइन सीरीज़। ये देखें इसको कैसे कंप्लीट करना है, तो ये रियाजी से जो कि मैथ से आया हुआ है, 4, 9 और 13, 20, 35। इसमें अगर सीरीज़ को चेक करना है पहले कि यार ये सीरीज़ दे कैसे लगा है, यानी 4 के बाद कितना इजाफा हुआ है, बताएं बताएं? 5 का 5 का इजाफा हुआ। आगे फिर 5, आप फिर आगे 5 जमा करें तो कितने बनते हैं?
यानी वो हमारा ये 13 ऐसे नहीं बन रहा, अगर इसमें 5 का इजाफा करते हैं तो कितने बन जाते हैं भाई? अगर 9 और 5 को जमा करें तो कितने बनते हैं? कितने बन जाते हैं? 14 बन जाते हैं। 13 तो नहीं बन रहा, यानी जो सीरीज पीछे चल रही थी वो तो नहीं आ रही। चले फिर और तरीके से चेक करते हैं। 4 और 9 को जमा करें तो कितने बनते हैं? आप बताएं। 13 बन गए। इसका मतलब है कि हर तीसरा जो डिजिट है वो दो सीरीज चल रही है, वो 2 का सम है, 2 का 2 की जमा हो जाता है। तो इसका मतलब है इधर भी ऐसे चलेगी सीरीज। 2 जो है इसके बाद 22 में 5 डाले तो कितने बने? कोई बन रहा है? यानी 35 बन रहा है? नहीं बन रहा। नहीं, फिर भी 35 नहीं बनता। तो इसका मतलब है कि ये 2 के बाद जितना भी वो आ रहा है, 2 के बाद उसमें इजाफा हो जाता है, उन दोनों का टोटल आता है। अब हम इन दोनों का फिर टोटल करेंगे, 22 और 35 का करें ज़रा टोटल। ये देखें कितना विट्टी क्वेश्चन उन्होंने दिया है। 5 और 6, 5 और ये 7 बन गया, और ये कितना बन गया? 57। तो इसका आंसर आएगा ये 57। अंडरस्टैंड? ये इस तरह बना है। एक्टिव वॉइस जी इसमें पहला ही ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये ठीक आया। इफ द मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर रिलेटिवली इजीली इट इज अ कार्ड। अगर कहता है कि कोई मेटल जो है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर रिलेटिवली इजी, इट इज अ कार्ड। मेलिबल्स, डक्टिल्स और एक्सट्रैक्टिव्स और टैकल्स, ये उसके कोई मेटल के नाम हैं। तो मैंने इसके बारे में रिसर्च की। एबिलिटी टू बी बिटन इनटू द शीट। मेलिबल का मतलब होता है, मेलिबल का मतलब होता है जब कोई धात, कोई मेटल होती है ना, मिसाल के तौर पर सोना है ना, अब सोने को आप अगर उसको किसी चीज़ के ऊपर ऐसे उसको दबाएं या थोड़े से किसी चीज़ से मारे तो वो शीट बन जाती है, ठीक है। उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को शीट में कर लेता है। तो कहता है मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर रिलेटिवली इजी इज कॉल्ड। और एक मेलिबल जो है ये वायर में भी अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। तो मेलिबल ही उसका कंप्लीट एक एग्जैक्ट आंसर है। आगे आ गया, देखें। प्लांट प्राइमरली गेट द नाइट्रोजन फ्राम, कहाँ से? सॉइल से हासिल करते हैं, यही उसका। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ द ओवरसी पाकिस्तानी इन गवर्नमेंट? आप देखें यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हसनैन शाह राशिदी और पीर सिद्रुद्दीन राशिदी। हाँ, ये लिखा हुआ है बरजीस ताहर और कामरान माइकल। अब ये सारे रॉन्ग हैं, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। अब इस वक्त जो हमारा फॉरेन है, ओवरसी का जो मिनिस्टर है, उसका नाम क्या है? सैयद जुल्फ़कार बुखारी। जुल्फ़ी बुखारी कह रहे होते हैं ना, ये जुल्फ़ी बुखारी है आजकल हमारा, ये बात याद रखिएगा। नोबेल प्राइज़ विनर इन लिटरेचर नादनी गॉर्डिनर्स बिलोंग टू। ये नेडनी गॉर्डनर जो है ये एक साउथ अफ्रीकन था, ठीक है। नदनी गॉर्डन जो है ये साउथ अफ्रीकन था, और ये मैंने इसकी डेट भी लिखी हुई है। 1923 में पैदा हुआ है और इसकी डेथ हुई है 2014 में। साउथ अफ्रीका का था, ये साउथ अफ्रीका का था। विच कंट्री, इसको पहला लिटरेचर का, यानी ये नोबेल विनर इन द लिटरेचर में इसने नोबेल प्राइज़ लिया है, और इसकी डेथ हुई है 2014 में, साउथ अफ्रीका का। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शेल गैस? शेल गैस जो है, जो प्रोड्यूस करता है, वो कौन सा कंट्री है? वो यूएसए है। यूएसए है, और ये सबसे ज़्यादा एशिया में बेचता है इसका प्रोडक्ट। विच अमेंडमेंट ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन एनहांस द पावर ऑफ द प्रेजिडेंट सब्सटेंशियली, इंक्लूडिंग द पावर टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली if conditions in the country do not permit functioning of the federal government नहीं चल रही, तो कौन सा वो यानी कानून है जो अमेंडमेंट है 1973 का? वो कौन सा कानून है जिसकी अमेंडमेंट यानी जिसकी पावर के तहत एक प्रेसिडेंट जो है वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, नेशनल असेंबली? वो है जी 8th जो है
ठीक है, ये अमेंडमेंट जो उसके अंदर 1973 के। कायदे आज़म रिजाइंड फ्राम द मेंबरिंग ऑफ द कांग्रेस, 1920 में वो अलहदा हो गए थे। नेम ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, ISPR का जो अभी जनरल है वो क्या नाम है उसका, वो मैं यहाँ लिखा हुआ जनरल आसिफ मेजर, यानी आंसर ये दिया लेकिन ये रॉन्ग है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार जो है अभी इस वक्त, ये बात 2-3 दफ़ा याद कर लें, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, ये आ सकता है क्वेश्चन। लें जी, 2-3 रह गए हैं, मैं वो इधर से करवा देता हूँ वो मैं। अच्छा, उर्दू में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको बता दूँ। यहाँ एक क्वेश्चन आया कि मारूफ क्लासिकल नावल जो अमरो जान है, अमरो जान के मुसन्नफ़ का नाम क्या है? क्या नाम है उसका? इसका नाम है मोहम्मद हादी रुस्वा, मोहम्मद हादी रुस्वा। ये 1857 में पैदा हुए हैं और 1931 में इनकी डेथ हुई है। और उसके अलावा ये ज़ेरो ज़बर करना मुहावरा का मतलब क्या है? ये दिया हुआ, भाग जाना, हुक्म अदूली करना, बरतरी तस्लीम करना, उलट पलट करना। तो मैंने ये देखा ओवरथ्रो, उलट पलट करना, ओवरथ्रो करना होता है ज़ेरो ज़बर करने का। इस तरह के मुहावरे भी 2 पूछ सकते हैं। Hope you got the point, and today we have discussed paper 2017, and in this paper we have learned how to attempt paper. आपको इस पेपर से ये अंदाज़ा हो गया होगा कि एक PPSC इंग्लिश का पेपर कैसे आता है। कुछ क्वेश्चन 2-3 मैथ के भी आते हैं, 2 उर्दू के भी आ सकते हैं, और उसमें आपने देखा कोई साइंस से रिलेटेड भी 2 सवाल आ सकते हैं, कोई जनरल नॉलेज के भी 3-4 आ सकते हैं। तो कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको जनरल नॉलेज की बुक भी जो है वो भी GK के भी रिकमेंड करूं, वो भी हम किया करेंगे। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम। आज मुझे बताइएगा आपको कोई अंदाज़ा हुआ कि पेपर कैसे करना है? यही मैं चाह रहा था कि आपको हर फ्राइडे को एक पेपर भी करवा दिया करूं, ताकि आपको पास पेपर भी आपके हो जाए। स्टे ब्लेस्ड, और अपने कमेंट का, अपनी जो आपके ओपिनियन है वो आप मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं कि हाउ वाज टुडेज़ लेक्चर, कैसा था आज का लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस डे।